अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर का ये मॉडल पेपर आप देख रहे हैं। इसमें जिस जो कि है पीबीए पेपर है फ़िज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। तो जो एक्सपेरिमेंट आज हमने सॉल्व किया है, यानी कि जिसका मॉडल पेपर बनाया है, तो वो फर्स्ट ईयर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि ये पीबीए पेपर में आ सके। तो किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है इस केस में, तो उस और क्या आंसर्स देंगे आप और किस तरह अटेम्प्ट करेंगे, वो आप सारा अभी डिटेल में देखें। पहले नोट लिखा हुआ अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर द क्वेश्चंस विद इन द प्रोवाइडेड स्पेस। सेक्शन ए में है कि अंडरस्टैंड द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, कहते हैं कि आप इस डायग्राम को पहले देखें, अंडरस्टैंड करें और फिर उसके बाद आप नीचे आंसर्स दें जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को देखकर। अच्छा जी, तो ये डायग्राम देख लें आप। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये ब्लैक कलर में जो है ये स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को दोनों एंड्स से फिक्स किया गया है और उस स्ट्रिंग के दरमियान में हमने एक ब्लॉक को सस्पेंड किया है वर्टिकली, यानी कि हैंग किया है इसके साथ। उससे क्या हुआ है कि ये स्ट्रिंग डाउनवर्ड पुल हो गई है और दो साइड्स पर डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं। एक साइड पर 45 डिग्री बन रहा है और दूसरी साइड पर 30 डिग्री बन रहा है। और स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस होती है वो राइट साइड पर T2 है और लेफ्ट साइड पर T1 है। ठीक है। अच्छा जी, तो अगर हम टेंशन को रिजॉल्व करें दो कंपोनेंट्स में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T1 का बनेगा T1x और T1x इक्वल होगा T1 cos ऑफ 45 ऐसे। और इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट देखें तो ये जो बड़ी रेड लाइन आपको नज़र आ रही है लेफ्ट साइड पे, तो ये T1y होगा और ये T1y बेसिकली होगा T1 साइन ऑफ 45 के इक्वल। अंडरस्टैंड। इसी तरह अगर हम राइट साइड पर देखें तो ये बेसिकली T2 तो रिजल्टेंट है इसका। दो वर्टिकल कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ये बन गया ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T2 का T2x होगा और T2x किसके इक्वल होगा, T2 cos 30 के। इसी तरह T2y जो है वो हमारे पास इक्वल होगा T2 sin 30 के। ठीक हो गया। तो ये जो बड़ी लाइन रेड लाइन नज़र आ रही है राइट साइड पर, ये T2y है। अंडरस्टैंड। ओके। अब नेक्स्ट नीचे अभी चलें। कहते हैं कि आप टोटल टेंशन बताएं कि स्ट्रिंग के अंदर क्या नेट टेंशन है। उसके बाद T1y भी बताएं कि कितनी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। T2y भी बताएं एंड वेट ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का वेट भी बताएं। इफ़ मैस इज़ 10 kg, अगर इस ब्लॉक का मैस 10 kg हो तो आप इस ब्लॉक का वेट भी बताएं। ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले इसमें हमारे पास दो कंडीशंस हमने इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में देखें तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन along x एक्सिस एंड along y एक्सिस इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं। तो पहले हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन देखें तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं या एफ नेट वाई इक्वल टू 0, यानी कि y एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स नेट 0 है। अच्छा जी, तो अब हम देखें कि तो y एक्सिस के अलॉन्ग नेट फोर्स 0, तो वो 0 कब हो सकती है, अगर हम ये जो वेट है हमारे पास mg, ये नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग है और ये जो ऊपर इसके एरो बनी हुई है ये बेसिकली टोटल टेंशन है, जो कि y एक्सिस के अलॉन्ग टोटल टेंशन है। ठीक है। तो इसमें देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है तो वो बनेगी mg वेट, जो कि हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और इसी तरह पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो टोटल टेंशन है वो हमारे पास है T1y प्लस T2y। तो वैल्यू पुट कर दी T1 साइन 45 प्लस T2 साइन 30 इक्वल टू वेट। अंडरस्टैंड। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन 1 को आपने यहीं तक रहने देना है। आगे अभी देखें आप कहाँ पर आपने जाना है। आगे अब आप लगा लें हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। ठीक है। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखें तो हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू 0।
तो उसके अलावा अकॉर्डिंग एफ नेट एक्स इक्वल टू 0 लिखें या सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लिखें, एक ही बात है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में देखें तो हमारे पास है राइट साइड पर है T2 cos 30 और लेफ्ट साइड पर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग T1 cos 45। तो T1 cos 45 इक्वल होगा ना T2 cos 30 के हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए T1 cos 45 इज इक्वल टू T2 cos 30। अंडरस्टैंड? अच्छा जी। अब इसके बाद जो है, अब आप क्या करें कि आपने ऐसे करना है कि यहाँ से ये जो इक्वेशन 3 बनी है आपके पास, इक्वेशन 1 के बाद हम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आए, इक्विलिब्रियम कंडीशन से ये इक्वेशन 3 बन गई। यहाँ से T1 एक साइड पर रखें, ठीक है, और cos 45 को आप इधर डिवाइड कर दें, तो हमारे पास बन जाएगा T2 cos 30 डिवाइडेड बाई cos 45। तो हम अगर वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि हम T2 की वैल्यू कहाँ से पुट करें, ऐसे तो हम ऐसे करते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना है T2 cos 30 डिवाइडेड बाई cos 45, अंडरस्टैंड, बस आप इसको यहीं तक रहने दें और ये वाली जो वैल्यू है ना T2 cos 30 डिवाइडेड बाई cos 45, इसको आप ऊपर जाके इक्वेशन 1 में पुट कर दें T1 की जगह पे। तो इक्वेशन 1 में T1 sin 45 नज़र आ रहा है आपको, आप T1 की जगह पर क्या करेंगे, T2 cos 30 डिवाइड बाई cos 45 ये पुट कर दिया। ये सिर्फ किसकी वैल्यू है, T1 की, और आगे sin 45 हमने लिख दिया, प्लस T2 sin 30 ये वैसे ही लिख दिया, इक्वल टू mg। अंडरस्टैंड? अच्छा जी। अब क्या करें हम, हमें नज़र आ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन बना है इसमें से T2 कॉमन आ सकता है, तो पूरे एक्सप्रेशन में से T2 हमने कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास बचा cos 30 डिवाइडेड बाई cos 45 sin 45 प्लस sin 30 इज इक्वल टू mg। अंडरस्टैंड? अच्छा जी। अब आप क्या करें, आपने मालूम करनी है T2 कि T2 टेंशन कितनी है। तो T2 टेंशन मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं कि ये जो बाकी सारा ब्रैकेट में एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है ये आप डिवाइड कर देते हैं, mg डिवाइडेड बाई दिस ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन जो अभी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इनकी वैल्यू निकाली और वो वैल्यू उधर डिवाइड कर दी। cos 30 डिवाइड बाई cos 45 मल्टीप्लाई sin 45 प्लस sin 30, इसकी जो टोटल वैल्यू बनती है ना वो 1.3 बनती है। और आपको पता है एम जी डिवाइड बाई 1.3 की एम कितना है 10 kg और जी की वैल्यू कितनी होती है अर्थ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10/10 डिवाइडेड बाई 1.3 बिकम्स इक्वल टू ऑलमोस्ट 76.5। आपके पास 77 बने 78 बने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है जो कि T2 की वैल्यू है। तो अब हमने क्या करना है, T1 की वैल्यू निकालनी है। जब T2 की वैल्यू आ जाए तो T1 की वैल्यू निकालने के लिए ये इक्वेशन 3 से नीचे जो एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहा है T1 इज इक्वल T2 cos 30 बाई cos 45, यहाँ T2 की वैल्यू पुट कर दें जो आपने ऊपर से निकाली 76.5, और आगे cos 30 बाई cos 40 का आंसर, इस रेशो का आंसर निकालें, ये 1.22 बना, इसको मल्टीप्लाई करें 93 न्यूटन, ये हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास T1 भी आ गया और T2 भी आ गया। अब वो कहते हैं कि आप उस ब्लॉक का वेट बताएं कि ब्लॉक का वेट कितना होगा। तो ब्लॉक क्योंकि ना तो नीचे मूव कर रहा है और ना ही अपवर्ड जा रहा है, ब्लॉक रेस्ट में है। तो जब ऐसा केस हो कि ना ब्लॉक अपवर्ड मूव कर रहा हो ना डाउनवर्ड मूव कर रहा हो, उस वक्त टेंशन वेट के इक्वल होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि वेट इज इक्वल टू टेंशन, और टोटल टेंशन किसके इक्वल होगी, उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स का सम। अंडरस्टैंड? तो वर्टिकल कंपोनेंट्स कौन से उसके थे, T1y प्लस T2y, ये जो आपको इधर नज़र आ रहे हैं बड़ी रेड लाइंस राइट एंड लेफ्ट साइड पर, T1 का वर्टिकल कंपोनेंट T1y और राइट साइड पर T2 का वर्टिकल कंपोनेंट T2y, और उनका मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया है कि T1y इक्वल T1 sin 45 और T2y इज इक्वल टू T2 sin 30 यहाँ पर,
और ये हमारे पास इक्वल होगा टोटल नेट टेंशन के जो स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रही होगी। अंडरस्टैंड। ये इक्वल होगा फिर किसके, एम जी को, क्योंकि वेट एम जी के इक्वल होता है और ये इक्वल आ गया 100 के। अब आपने जो T1 वाई की वैल्यू निकाली, जो T2 वाई की वैल्यू निकाली बेसिकली, तो वो T1 वाई आपको मालूम है ना कि T1 साइन 45 और T2 वाई आपको मालूम है T2 साइन 30 इक्वल टू एम जी। अगर आप T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यूज़ पुट कर देना इक्वेशन 1 में जो आपने निकाली हैं और सॉल्व करें और वो ऑलमोस्ट इक्वल आ जाए वेट के, यानी कि एम जी के, जो आपने नीचे यहाँ फाइनल में एक्सप्रेशन निकाला है कि वेट 100 न्यूटन, तो मतलब आपका आंसर सही है। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो मतलब इधर 100 न्यूटन है, आपके पास 102 न्यूटन आ जाए, 105 आ जाए, तब भी आपका आंसर सही होगा। वो थोड़ा डेसिमल पॉइंट्स की वजह से आंसर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 100 के अप्रोच करना चाहिए आंसर। तो इस तरह ये इस एक्सपेरिमेंट में सबसे मेन काम ये कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, आपने इनको अच्छी तरह समझना है, जहाँ से समझना है उस वीडियो को बैक करके दोबारा सुन लें। मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि ये आपको क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। अच्छा जी, अब देखें शॉर्ट क्वेश्चंस। एक्सप्लेन वाई द वर्क डन बाय द टेंशन इज ऑलवेज ज़ीरो। Since tension is a force, it does not cause any displacement and work done totally depends on both force and displacement. तो क्योंकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है, किसी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, सो वर्क डन ज़ीरो होता है। अच्छा जी, उसके बाद है कि फाइंड टी मतलब टेंशन फॉर द फॉलोइंग केस। ये जो केस आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक शख्स है जो कि स्ट्रिंग को 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेच कर रहे हैं। कहते हैं कि उस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन प्रोड्यूस होगी वो बताएं। तो क्योंकि स्ट्रिंग उस पर्सन की तरफ मूव नहीं कर रही, स्ट्रेच्ड है और एक ही जगह पर स्टे किए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब, और ना ही उस वो जिस सपोर्ट के साथ अटैच्ड है ना ही वो सपोर्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में जब बॉडी रेस्ट में होता है तो उस वक्त जितनी फोर्स अप्लाई की जा रही होती है उतना ही उस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होती है। तो सो टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कहते हैं कि टेंशन बताएं ये इस केस में। अब यहाँ पर देखें तो दो पर्सन्स हैं जो कि अपोजिट एंड्स से इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके इक्वल फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। कहते हैं स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, 100 न्यूटन हो सकती है, 200 हो सकती है, या ज़ीरो हो सकती है। अक्सर आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये याद रखें कि फोर्सेस इक्वल लगाई जा रही हैं। तो इस केस में एक साइड वाली फोर्स अप्लाइड फोर्स होगी और दूसरी साइड पर जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है वो यूँ समझिए एज अ सपोर्ट एग्जिस्ट कर रही है, जो कि उस स्ट्रिंग को मूव नहीं होने देना चाह रही है। जिस तरह आप किसी भी चीज़ के साथ स्ट्रिंग को बांध दें तो जितनी आप फोर्स अप्लाई करते हैं उतनी ही फोर्स वो सपोर्ट अप्लाई करती है जब तक स्ट्रिंग राइट या लेफ़्ट मूव नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए इस केस में एक शख्स जो है वो एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा है और दूसरा शख्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस केस में जो टोटल हमारे पास टेंशन होगी वो 100 न्यूटन ही होगी। ठीक है, तो टेंशन हमारे पास कितनी होगी, 100 न्यूटन। टेंशन इज इक्वल टू T1 और T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। क्योंकि ये किसी तरह के इसमें मूवमेंट नहीं है, तो जो फोर्स स्ट्रिंग के अलॉन्ग मूव कर रही होगी वो 100 न्यूटन ही होगी। ये आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज राइट फार्मूला टू फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग इफ ब्लॉक इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहते हैं कि अगर कोई ब्लॉक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो तो फिर आप टेंशन कैसे मालूम करेंगे। उस वक्त स्ट्रिंग के अंदर ब्लॉक को स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है हमने और हम उसको एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करवा रहे हैं, उस वक्त कितनी टेंशन होगी। तो उस वक्त टेंशन जो है वो उस ब्लॉक के वेट
प्लस एम ए के इक्वल होगी। टेंशन इज इक्वल टू वेट यानी कि एम जी प्लस एम ए। तो अब एक्सेलरेशन आपको ब्लॉक का मास मालूम होगा, जी की वैल्यू आपको पता होती है, और एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रहा है वो भी आपको मेंशन्ड होगा, बताया हुआ होगा कि ये 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर के साथ मूव कर रहा है। तो आप टेंशन बताएं कि उसमें कितनी होगी स्ट्रिंग में। तो ये फार्मूला लगाएंगे और आप आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरह हमारा ये इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट का पीबीए पेपर मुकम्मल हुआ।